वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। और आज हम देखेंगे कि हम गोलीय दर्पण किसे कहते हैं या स्फेरिकल मिरर्स किसे कहा जाता है। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, एंड दूसरी वीडियो में देखा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। और हमने तीसरी वीडियो में देखा था कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है, मतलब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, है ना। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो जो हमारा गोलीय दर्पण है वो एक खोखले गोले के कटा हुआ भाग होते हैं, है ना। एक खोखला गोला है और उसका ही कटा हुआ भाग क्या है, हमारा एक गोलीय दर्पण होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारा एक पूरा क्या है, खोखला गोला है। अगर हम उसको इधर से और इधर से दो भाग को इसके काट लें, है ना, और अगर इस भाग को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं, ये वाला भाग हमारा ये रहा इधर, है ना। इसमें क्या है, हमारा बाहर की साइड हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है, बाहर की साइड हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। तो ये जो मिरर कहलाएगा, है ना, ये जो हमारा दर्पण कहलाएगा जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश है तथा दबा हुआ तल क्या है, परावर्तनीय तल है, जिससे क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और वापस उसी मीडियम में चली जाएगी जो हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि उभरे हुए तल पर पॉलिश है, हमारे इस दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश है, तो हम इस दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण, है ना। तो ये कौन सा दर्पण होगा हमारे पास, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण की पहचान हमने क्या बताई कि जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो और दबा हुआ तल क्या हो, परावर्तनीय हो, मतलब रिफ्लेक्टेड हो, रिफ्लेक्टेड प्लेन हो। तो ऐसे दर्पण को, ऐसे मिरर को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, है ना, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स में सिंपली अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा के यहां रखूं इस तरह से, है ना, तो इसमें क्या है, हमारा दबे हुए तल पे पॉलिश हो जाए। दबे हुए तल पर हम क्या करें, पॉलिश कर दें, और उभरा हुआ तल क्या है हमारा, परावर्तनीय रहे। वही सेम प्रोसेस कि प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, है ना, जैसा कि हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था। तो अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की पहचान के बारे में बात करें, तो इस दर्पण में, कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर पॉलिश होता है तथा उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तनीय होता है। तो दोनों का सिंपल सा फंडा है क्या, कि अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पे पॉलिश होगा और उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर पॉलिश होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये हमारा क्या हो गया, लिख देते हैं उत्तल दर्पण, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि दर्पण को लेके कुछ हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं जिन्हें मैंने मुख्य बिंदु के नाम से लिखा है ना। मेन पॉइंट्स होता है जैसे कि हमारा ध्रुव क्या होता है, मतलब पोल क्या होता है ना, मुख्य अक्ष क्या होती है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है ना, और वक्रता, त्रिज्या, और हमारा लास्ट में क्या, दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछी जाती है। तो हम देखते हैं इसको डायग्राम की सहायता से, है ना। तो पहला जैसे हमारा क्या, ध्रुव, मतलब कि पोल। तो पोल या ध्रुव कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि जो हमारा मिरर है, हम मिरर को नाम देते हैं अपने को M1 और M2। जो हमारा मिरर है उस मिरर में जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है, जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है, या कह सकते हैं क्या कि मुख्य अक्ष का जो मेन पॉइंट है वो हमारा क्या है, ध्रुव है, ठीक है। ध्रुव, ध्रुव का मतलब तुम समझते हो एक तरह से कोना, ये मतलब बीचों बीच का एक पॉइंट, ठीक है। बात करते हैं मुख्य अक्ष की, है ना। मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव को, है ना, ध्रुव को वक्रता केंद्र, ये सी क्या है हमारा, वक्रता केंद्र, इसके बारे में भी जानेंगे कि ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष, है ना, ये कह सकते हैं इसे प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, तो जो हमारी सीधी लाइन खींची हुई है ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष। अगला पॉइंट है हमारा फोकस। फोकस क्या है, देखो फोकस को समझने से पहले हम समझेंगे वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या के बारे में, है ना, क्योंकि इससे फोकस समझ में आ जाएगा हमें। देखो वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र एक वो केंद्र है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि हमारा जो दर्पण है, जो हमारा दर्पण है वो एक खोखले गोले से बना है ना, एक खोखले गोले से बना है। तो जो हमारे पास गोला है, जो हमारे पास स्फेरल है, उसमें क्या होगा, कोई ना कोई उसका केंद्र में होगा, उसका कोई सेंटर होगा। तो जो हमारा वो सेंटर है, उसी सेंटर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सी क्या है, सी हमारा वक्रता केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो हमारा सी क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ रख के इस तरह से प्रकार रखूं और इसको गोल घुमाऊं तो एक पूरा सर्किल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या का वक्रता केंद्र का। इसके बाद अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द क्या, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, या फिर वक्रता त्रिज्या। के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद बात करते हैं फोकस की। ये फोकस क्या है, देखो फोकस जो है हमारा इसे हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि जो हमारा फोकस है वो हमेशा आधा होता है वक्रता त्रिज्या के। ठीक है, जो हमारा फोकस है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, मींस फोकस ऑलवेज हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ द रेडियस, है ना, या सॉरी कह सकते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर, है ना। क्या कहा मैंने कि फोकस ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, है ना। तो अगर बात करें इसकी दूसरी डेफिनेशन की कि फोकस को किस तरह से समझ सकते हैं, तो इसमें एक चीज देखते हैं कि जो भी लाइन मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी, लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी प्रकाश की किरण, है ना, रे ऑफ लाइट कहाँ आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, बिल्कुल पैरेलल आएगी। तो वो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगी, जिस पॉइंट से या जिस बिंदु से होकर जाएगी, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई क्या, कि कोई प्रकाश की किरण, है ना, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से, है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वो होकर जाती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। When the ray of the light is come parallel to the main axis या principal axis and after reflection it is passes that point, it is passes that point that is called focal, क्या कह सकते हैं, फोकस। ठीक है, अगर बात करें फोकस दूरी, दैट्स सिंपल, बहुत आसान है, क्या कि मुख्य फोकस से, है ना, मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है ना, फोकस दूरी मतलब कि फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन द मेन फोकस टू द पोल ऑफ द मिरर इज नाउन एज द क्या, फोकल लेंथ। अब बात करते हैं दर्पण का द्वारा, है ना, बहुत आसान है, दर्पण का द्वारा, apparatus ऑफ द मिरर। तो जो हमारा मिरर का पूरा पार्ट है M1 से लेके M2, इसी को हम दर्पण का द्वारा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके ऊपरी हुई सतह पर पॉलिश होता है और दबी हुई सतह क्या होती है, परावर्तनीय होती है, जहां से प्रकाश टकरा के वापस जाता है। और हमारा उत्तल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण वे होते हैं जिनकी दबी हुई सतह पर पॉलिश होता है लेकिन उभरे हुए तल पे पॉलिश नहीं होता। उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तनीय होता है। ठीक है, और हमने बेसिकली 6-7 पॉइंटों के बारे में बात की जो एक दर्पण के अंदर हमारे मिलते हैं। ठीक है, जिसमें पहले हमने बात करी ध्रुव की, जो हमारा सेंटर हो गया,
मुख्य अक्ष की, है ना, और फिर फोकस की, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और दर्पण का द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की। तो हम बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, मतलब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे नियम क्या है, किसी भी दर्पण के अंदर प्रतिबिंब के बनने के, इमेज के बनने के क्या क्या हमारे पास रूल्स है, क्या नियम है हमारे पास। तो पहली बात अगर हम देखें कि अगर कोई भी प्रतिबिंब इस दर्पण से बाईं साइड बनता है, बाईं साइड हम कह सकते हैं कि जिधर से प्रकाश की किरण आ रही है ना, जिधर की साइड से रे आ रही है हमारी इसकी लाइट की, है ना, जिधर से रे आ रही है, तो उधर की साइड में कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उस प्रतिबिंब को हम बोलेंगे वास्तविक। उसे क्या बोलेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अगर कोई प्रतिबिंब जिधर की साइड से हमारे प्रकाश की किरण आ रही है उसी साइड बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, अगर इधर की साइड है तो। ठीक, इसका उल्टा अगर इधर की साइड है, अगर कोई प्रतिबिंब हमारा उस दर्पण से पीछे की साइड बन रहा है तो हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब हमारा सीधा है या उल्टा है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल सी बात है, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से, ये हमारी क्या है, मेन एक्सिस है, हमने कल मतलब इसके बारे में भी पिछले जाना है, हमने क्या जाना है कि ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, मतलब मेन एक्सिस है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड, है ना, कोई प्रतिबिंब बनता है तो हम बोलेंगे सीधा, है ना, सीधा और बिल्कुल से एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल सीधा खड़ा, है ना, इसे बोलते हैं इनर्ट, इनर्ट, है ना, इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो ये बात समझ में। अगर इसी का नीचा करें, बिल्कुल इसको नीचे कर दें, अगर कोई इमेज जो है हमारी वो कहां हो रही है, नीचे जा रही है, नीचे बन रही है इस मेन एक्सिस के, तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। मतलब ये वही सीधी थी तो क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो हमने केवल 4 बातें देखी। क्या कि अगर कोई इमेज हमारी कहां से, दर्पण से पीछे की ओर बन रही है तो हमारी होगी वर्चुअल, मतलब कि आभासी। अगर दर्पण से इधर की ओर बनने मतलब दर्पण के आगे बन रही है कह सकते हैं, या बाईं साइड बन रही है तो उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब कि रियल इमेज। और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई इमेज बन रही है तो उसे हम बोलते हैं इरेक्ट, या मतलब कि सीधा प्रतिबिंब। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है तो उसे बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब। और ये सीधा उल्टा चाहे इधर हो या इधर हो, है ना, मतलब कि चाहे वो दर्पण के पीछे हो और नीचे बन रहा है तो हमारा तब भी उल्टा ही होगा। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी लाइट है ना, वो किस तरह से टकरा के वापस लौटती है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण है ना, रे ऑफ लाइट है, वो आएगी, दर्पण से टकराएगी और वापस लौट जाएगी। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं हमारे किसी भी किरण के टकरा के वापस लौटने के। पहला, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, अगर कोई किरण पैरेलल आ रही है किसके, मेन एक्सिस के, ये हमने बनाया जो हमारी रे है वो क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, मतलब कि समांतर है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। पहली बात क्या हमारी कि अगर कोई हमारे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात, है ना, रिफ्लेक्टेड होने के बाद कहां से आएगी, मेन फोकस से होके जाएगी, है ना, मुख्य फोकस से होके जाएगी। बात करते हैं दूसरे की, बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, है ना, मतलब कि प्रकाश की कोई किरण
मुख्य फोकस से आ रही है तो वो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ उल्टा है, अगर समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से जाएगी, और अगर मुख्य फोकस से आ रही है तो टकराने के पश्चात रिफ्लेक्टर होने के बाद कहां हो जाएगी, वो बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। तो बात करते हैं तीसरे की। अगर तीसरा हम देखते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र मतलब कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जाती है तो वो टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस आ जाती है। ठीक है, तो मेनली तीन ही रूल है हमारे पास। इन तीन रूल के आधार पे हम देखेंगे कि इमेज हमारी कहां बन रही है, क्योंकि हमारे कुल मिला के कॉन्केव मिरर में बहुत सारी पोजीशन होती है कि वस्तु को कहां पे रखें और इमेज कहां पे बने, है ना। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा कि वस्तु यहां रखी है, कभी कहता है अनंत पे रखी हुई है वस्तु, फिर कहेगा कि अनंत से थोड़ा आगे है, फिर मुख्य फोकस पे है। इस तरह से जो है बहुत सारी पोजीशन होती है वस्तु की। तो इमेज कहां बनी, वो केवल इन तीन ही नियम पे बेस होती है हमारी, है ना। तो पहला, अगर हमारी कोई किरण प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। अगर पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरा इसका उल्टा बिल्कुल, अगर फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद कहां से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और इसका तीसरा सिंपल सा फंडा है कि अगर कहां से आ रही है, वक्रता के मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर से आ रही है तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ही जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम देखेंगे कि वस्तु को कहां रखें या वस्तु को कहां पे रखने पर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मतलब where we set the object and the image where formation, है ना, where the formation of image का फॉर्मेशन किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, आज हमने केवल इतना देखा कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।